सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हर किसी को अपनी पड़ी है, सेंट्रल इलेक्शन सर पर हैं और हर कोई दौड़ लगा रहा है। वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कह दिया कि मंडी लगी हुई है सियासतदानों की और करोड़ों रुपया चलाया जा रहा है। इसी खींचातानी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ज़िमनी इलेक्शन में पूरा जोर लगाया गया और मरीम साहिबा ने जिस तरह कहा था कि ये जंग है, जंग, वाकई वो जंग बन गई। मरीम साहिबा ने जो कहा वो हो गया और इस जंग में 2 जानें चली गई। डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था उसमें 2 लोग फायरिंग की वजह से जाँ बाक हो गए, 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? पुलिस कहती है जी जो मुलव्वस लोग थे हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। आईजी पुलिस कह रहे हैं कि आरपीओ से मैंने वजाहत तलब कर ली है, उससे रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन क्या इससे वो 2 जानें वापस आ जाएंगी? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, इंतजामिया क्या कर रही थी? किस तरह से ये हंगामा हो गया? हंगामा होता रहा, फिर फायरिंग भी हुई और पुलिस वहां पर देखती रही, 2 जानें चली गई। अब क्या होगा? या सुलह होगी या पता ही नहीं चलेगा किसने फायरिंग की, क्योंकि इतने लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दोनों तरफ से लोग जाँ बाक हुए हैं। एक का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, एक शख्स का ताल्लुक नून लीग से है। दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार है। ये खींचातानी, ये सियासत, ये इलेक्शन, क्या ये इंसानी जान से अब बढ़ चुके हैं? किस हद तक पहुंच चुके हैं हम? किस तरह इसको कंट्रोल किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में कोशिश हो रही है कि पैसा ना चले सेनेट के इलेक्शन में। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ तो मंडी लगी हुई है। इस सब का क्या होगा? पीडीएम को अपनी पड़ी हुई है। अब अंदर की बात ये सामने आ गई है कि जी लॉन्ग मार्च का नाम है, धरने का काम है और हर एक को टास्क दे दिया कि पैसा अपना अपना पैसा लाएं। वहाँ जो लोकल जितनी भी लीडरशिप होगी वो इंतज़ाम करेगी, वॉशरूम्स बनाने का, खाने पीने का, वहाँ रिहाइश का, वहाँ जो ठहरना है उसका, और ज़्यादातर लोग इर्द गिर्द से लाए जाएंगे। अब उधर ये पड़ी हुई है, कोई किसी को फिक्र नहीं है जो जाने चली गई, सिर्फ सियासी बयानात होंगे। इसी पर हम पहले बात करेंगे। असद खलील साहब बाबडोग साहब मेरे साथ हैं। खलील साहब, कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में, इस माशरे में कौन जिम्मेदार है? 2 जानें चली गई। कोई पूछेगा उनके बच्चों को, उनके खानदान को, ये उनके कारकुन थे, क्या ख्वाब, किस लिए, अपनी जानों पर क्यों खेल गए? क्या इतना अहम हो जाता है एक ज़िमनी इलेक्शन? जिसने जीत लेना उसके बाद उसने देना क्या है? नौकरियों का लालच, पैसे का लालच, ये सिर्फ बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा मिल जाता है कि इंसान जान पर खेल जाता है एक सीट के पीछे? पूरी लीडरशिप कह रही है कि जंग है, झोंक दो सबको इस पे। उसामा साहब, बदकिस्मती ये है कि ये तो 1-2 सीटों के ऊपर 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं और 8 अफराद ज़ख्मी और 2 अब तक जो जाँ बाक आपने कहा कि लोग हुए हैं। एक यानी इसको एक मासूम जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं जिनका कोई गुनाह नहीं था। अब मामला ये है कि ये 2 जानें आप कह रहे हैं ये क्यों होता है, लोग अपनी जानों की बाजी क्यों लगा रहे थे? मामला ये, जब आपको पता है जब जनरल इलेक्शन होते हैं, बदकिस्मती ये है कि ये जो लोग जो आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं, वही 2 पार्टियां थी ना, पहले तो 2 पार्टी सिस्टम था, एक थी पीपल्स पार्टी और दूसरी थी मुस्लिम लीग नून। अब तो तीसरी एक पार्टी आई है ना, तो तब जाके एक नई कुव्वत आ गई। मामला ये उसामा साहब, उस वक़्त भी हमने देखा कि लोग ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो जाते थे इलेक्शन, और गाँव में, देहातों में, महलों में, ख़ास तौर पर रूरल जो बैकग्राउंड है या रूरल एरियाज के अंदर ये बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। जी, तब नून लीग पीपल्स पार्टी में बाकायदा वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके आपस में दूसरों के साथ इस तरह तसादम होते हैं कि वहाँ पे फायरिंग्स भी होती हैं, बंदे मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। ये इलेक्शन दुश्मनियों में तब्दील हो जाते हैं और नस्ल दर नस्ल आगे दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। लेकिन वो कैंडिडेट जो होते हैं 2 आपस में जो मद्दे मुकाबल होते हैं, हमारे आपने कई हलकों की जो मैं ज़ाती तौर पर विटनेस हूँ, वो बिल्कुल आपस में उनकी आपस में खुशी गमी पे भी एक दूसरे की जाते हैं। कोई ऐसा उनका एक बंदा हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। तो ये लेकिन वो तो हार जाते हैं, जानवर लड़ाए जाते हैं। लेकिन ये रियाया जो ये भेड़ बकरियां, ये जो कीड़े मकोड़े, क्योंकि जो हुक्मरान है, जो पॉलिटिशियन है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो तो कहते हैं जी हमने थोड़ा कहा था ये करें। अब मुझे अब ये बताएं कि 2 इसमें बंदे जो शहीद हुए हैं, मैं शहीद ही कहूँगा, एक शहीद जमहूरियत वो भी था जो नवाज शरीफ साहब की मुझे क्यों निकाला रैली के नीचे आके 10 साल का बच्चा था, उसको शहीद जमहूरियत करार दिया, डिक्लेयर किया गया था। आज उनके घर जाके पूछें नहीं, इनके तो मरियम साहब आ जाएंगी, मरियम साहब इंसाफ के लोग भी चल जाएंगे अपने अरबों रुपए की माजिद है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। माजिद जो है, माजिद के तल्लक है तहरीक इंसाफ से, जबकि ज़ीशान का तल्लक है नून लीग से।
क्या ये जिन खानदानों को पता नहीं ये वहाँ सारा थे, ये खुद कफील थे उनके या क्या थे, क्या ये वापस आ जाएंगे? क्या नून लीग या पीटीआई इन खानदानों को ये दो कीमती जो उनके जो लखते जिगर हैं वो वापस दे सकेंगे? कभी हो सकेगा ऐसा? हम क्यों, ये लोगों को भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये वोटर्स को भी सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये फोकस इन जानों पर नहीं होना बाबर साहब। अब होगा ये कई ऐसे वाक़यात हुए, ये शिकस्त फाश दे दीजिए नून लीग ने तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ ने जनाब बता दिया कि जनाब अब ये जो मैंडेट उनको मिला था वो बिल्कुल सही मिला था, या आइंदा भी मिलेगा, सही मिलेगा, अगले इलेक्शन इसी तरह हम जीतेंगे, यहाँ ये होगा। इन लाशों का कुछ नहीं होगा। इनके लिए करोड़ों रुपए के, जिस तरह कमीशन उसी तरह सोता रहेगा, छोटा सा रिपोर्ट्स नहीं, क्या इनके लिए जिस तरह नवाज, शहबाज और मरियम के लिए करोड़ों रुपए के बड़े बड़े वकील जो है, क्या इन केसों में नून लीग करेगी? क्या पीटीआई इनमें वकील करेगी? क्या इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में इनको इंसाफ दिलाया जा सकेगा? बाबर साहब उसामा कुछ भी नहीं होगा। मेरा फिर मैं कि ये इलेक्शन कमीशन का रोल था। इलेक्शन कमीशन कहाँ पे सोया हुआ था सारा दिन? मेरा मतलब है कि उसका रोल क्या है, उसने करना क्या है? इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, इलेक्शन में ये जो गुंडागर्दी है इसको देखना है। ये इलेक्शन कमीशन का काम था। इंतज़ामिया जो है उस हल्के में इलेक्शन कमीशन की डिस्पोजल पर थी। इनको चाहिए था, उसामा साहब, इनको चाहिए था कि ये उम्मीदवारों से को पहले बुलाते, उनसे बात करते, इस चीज को इंश्योर करते कि जनाब वहां पर लाइन ऑर्डर की सिचुएशन जब झगड़ा हो रहा था उस वक्त आते, और पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा हो रहा था, कहां से आ गया? एकदम तो नहीं सर, कोई छू मंतर करके कहीं से पैदा कर लिया। मेरा तो सवाल फिर है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें वो मोटो लेना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ यही नहीं है कि वोटों की खरीदो फरोख्त, ये भी ट्रांसपेरेंसी है। उससे बड़ा इलेक्शन वाले दिन जो एक पुरअमन माहौल देना, इलेक्शन पुरअमन माहौल में करवाना, ये जिम्मेदारी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इंतजामिया उसके अंडर है, गवर्नमेंट्स उसके अंडर है। ये उनको चाहिए था कि बैठ के ये पहले इंश्योर करते कि जनाब फिर इलेक्शन नहीं हम होने देंगे अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ। कहाँ पर सो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? कहाँ पर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मेरा मतलब खाली इलेक्शन अनाउंस कर देना, बैलेट बॉक्स वहाँ पर पहुँचा देना, यही जिम्मेदारी नहीं है उनकी। उनकी जिम्मेदारी से आगे भी बनती है। आज के इलेक्शन में अमन को इंश्योर करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन कहेगा देखिए हमने हलीम आदिल शेख को कराची में गिरफ्तार करवाया ना सर, वो पीटीआई पार्टी की गवर्नमेंट ने किया। इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन के कहने पर किया जी। वो पीपल्स पार्टी तो यही कहती है जी हमने कहाँ किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको बाहर निकालो, वो पकड़ के बाहर ले गए। हाँ, तो आज इलेक्शन कमीशन सो रहा था। आज इलेक्शन कमीशन वहां बंदे तो नहीं मरे, पर गुम था। जहाँ बंदे मर गए वहां पे सारा दिन तमाशा ही है, सारा दिन। और जहाँ सिर्फ ये ऐसे बताता रहा कि अब तक झगड़ा हो रहा है, यानी रिपोर्टर्स वहां पर बता रहे हैं लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। अब मुझे एक बात बताएं, जहाँ पर दो सही या गलत फैसला अदालत करेगी, लेकिन चले आपने लॉ एंड ऑर्डर किया। जब 2 बंदे मर गए, मुझे बताएं कि वहां पे इलेक्शन रिजल्ट को कौन मानेगा? अगर पीटीआई जीतती है तो पीएमएलएन नहीं मानेगी, अगर पीएमएलएन जीतती है तो पीटीआई नहीं मानेगी। लेकिन रिजल्ट मान भी तो ले डॉक्टर साहब, क्या वो वापस आ जाएंगे कीमती जाने? मेरा तो सवाल ये है। तो सर उसको रोकना किसका काम था? आपको जीता है, उसको रोकना किसका काम था? जारी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर एक असले के ऊपर या शो ऑफ के ऊपर एक अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करवा सकता है सिंध की पुलिस को कह के, तो क्या पंजाब की पुलिस को इलेक्शन कमीशन ये कहे तो क्या वो कोई एक्शन ना लेती? सर क्या अब और अगर ना लेती पड़ेगी तो इलेक्शन कमीशन ये कह सकता था कि मैंने कहा, और अब ये हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है, इंतजामिया, पुलिस, जितने भी इदारे हैं, नहीं सर, वो पाबंद है। उस दिन हमने कल प्रोग्राम में आइन पढ़कर दिखाया, आइन में लिखा हुआ है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानना, कमिश्नरी निजाम हो, मजिस्ट्रेट का कोई भी निजाम है, सारा उसके अंदर आ जाता है। आएगा, उसको पेनल्टी है, उसको सजा है, इवन के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी उसके ऊपर लग जाती है। यानी इस हद तक इलेक्शन कमीशन का कानून ले आए, ऐसा कानून चाहिए। इसमें मुझे एक बात, जब इलेक्शन का शेड्यूल हो और वहां पे मामला, जितने भी बाहर से दूसरे शहरों से वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप आई हुई थी, उन सारों को वहां से निकालते, नोटिस भेजे, 2 दर्जन एमपीएस को नोटिस भेजे कि जी वहां पर नून लीक कौन पूछता है? इसको कहते हैं नोटिस लिया, ये वो वही है। इनको पाँव के जूते के नीचे भी नहीं रखता है। ये बाबर अवान साहब ने जो कहा था ना, नोटिस मिला, सजा हुई है, ये ना कुछ उस तरह की नोटिस होना तो ये चाहिए था कि उस हल्के में इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी लीडर का वहां पे होना नहीं चाहिए था।
हाँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन था कि जी लोकल जो इंतजामिया है वो मिली हुई है या पीटीआई का इन्फ्लुएंस है या हुकूमत जो है उसका इन्फ्लुएंस है, तो इलेक्शन कमीशन इधर उधर से दूसरे अज़ा से इम्पार्शियल किस्म की इंतजामिया बुला सकती थी इलेक्शन करवाने के लिए। केपीके से बुला सकती थी, एफसी बुला सकते थे, किसी को भी बुला सकते थे, रेंजर को बुला सकते थे। अब इस तरह की तकरीरों की जरूरत थी कि ये जंग है, पॉलिटिकल पार्टी को रोला होता है कि में रेंजर जो है इसको नहीं बुलाना, वो फौज आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर इंतजामिया से भी करवाना था तो उसमें न्यूट्रल इंतजामिया बुला लेते, कोई अपनी तरफ से न्यूट्रल बंदे वहां पे लगा देते। लेकिन ये कि ऐसा इस तरह के अगर इलेक्शन होंगे जी तो समझ साहब फिर मुझे तो नहीं समझ, फौज को बुलाना पड़ता है, फौज फिर सर बुरी लगती है कि जी ये देखिए जनरल इलेक्शन हुए डॉक्टर साहब पूरे मुल्क के अंदर तनकीद शुरू हो जाती है। 2018 में बुलाया, 7 पोलिंग स्टेशन इतने ज्यादा थे और फिर कहा कि जी जी फौज आ गई। क्या इतने वाकयात हुए एक इलेक्शन के पोलिंग के सर? उसके बाद फौज को बदनाम किसने किया कि जी वहां तो फौजी खड़े थे जी, हम जाकर ठीक है कराची से लेकर हर तरफ जहां जहां इलेक्शन हारे हैं तो वहां जी है ना हमारी पुलिस तो है ना हमारी, तो पुलिस का काम भी था। इलेक्शन कमीशन जब अगर हलीम आदिल शेख के ऊपर इतना प्रोएक्टिव काम कर रहा है तो यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ये नहीं होना चाहिए जो तकरीरें होती रही। मैंने देखा गिलगित बल्तिस्तान में भी ये हुआ कि देखना कहीं दाने और छीन लेना, ये अब तुम्हारा हक है, अपना हक छीन लो, आगे बढ़ो, जंग है, छोड़ना नहीं किसी को। ये सारे जो है ना प्रवोक करते हैं, ये ना मुझे ये बताएं पीछे पीटीआई या नून लीग का बंदा आएगा इन खानदान, आज एक बयान होगा, मजम्मती बयान होगा, उसके बाद आशिक शोई के लिए उनके घर भी शायद जाएं, उसके बाद वो बंदे रुल जाएंगे। कहां जाना है मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, आज सारा दिन वहां पे फायरिंग होती रही, वहां पे दोनों कैंडिडेट जो थे वो अपने गनमैनों के साथ दंदनाते फिरते रहे, उनके साथ जो लोग फिर रहे थे वो धड़ाधड़ फायरिंग करते रहे, यहाँ तक कि वहाँ पे मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा कि जनाब यहाँ पे इतनी फायरिंग हो रही है, मुझे यहाँ से बुला लें, ये ना पता नहीं समझ आ रही कि कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है, लेकिन ये कि तमाम लोग खौफजदा हैं। तो अगर इस तरह का खौफ जो है वो फैलाया जाएगा, इस तरह के खौफ में कौन वोट डालने आएगा, कौन खवातीन अपने घर से निकलेंगी, कौन मर्द अपने घर से निकलेगा, कौन अपनी जान जो है तली पे रख कर वोट डालने आएगा। ठीक सर, अच्छा, इसका बेनिफिशियरी जो भी है नहीं कौन है आप बताएं ना। अब जो है ना दोनों हैं, तो दोनों खामोश थे। क्या किसी ने पुलिस को अप्रोच इलेक्शन कमीशन को किया कि ये वाकया एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। पीटीआई जो है पीएमएलएन पे इल्जाम डालती रही, पीएमएलएन जो है पीटीआई पे इल्जाम डालती रही, अब दोनों जो है वो फायरिंग में चला जाएगा। बदमाशी खुली आम हुई, ओपनली हुई और सारी वीडियोस अवेलेबल है। मैं तो ज्यादा जिम्मेदारी कहता हूं सर, ज्यादा इलेक्शन कोर्ट इसका नोटिस ले, ठीक है, वो उन तमाम लोगों को बुलाए, कैंडिडेट्स को बुलाए, जो लोग फायरिंग कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको उन पे पर्चे काटे जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। उसामा साहब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी चैलेंज है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चैलेंज है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी देखे, इलेक्शन कमीशन भी देखे कि कब तक इस तरह खूनी इलेक्शन होते रहेंगे, कब तक हम खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। जी पंजाब गवर्नमेंट थी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब पर आयद होती है, आईजी पंजाब पर आयद होती है, आरपी वाला पे आयद होती है, वो कहां पर थे? जी वो सर सेनेट के इलेक्शन में लगे हुए हैं। अब जहांगीर तरीन साहब जब से मैदान में आए हैं अब मुकाबला सख्त हो गया है और उसके बाद शब्बीर फराज साहब ने कहा है कि वो खुद से एक्टिव हो गए हैं। हफीज शेख साहब ने अगरचे फ़ोन किया लेकिन गवर्नमेंट ने उनको नहीं कहा, जहांगीर तरीन साहब को। लेकिन क्या इससे अब डायनामिक्स बदल गए हैं? और यूसुफ गिलानी के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने पेशगो की है कि तकरीबन वो 39 वोटों से वो हारेंगे। ये जुआ खेला है पीडीएम ने, लेकिन इसमें उनको शिकस्त होगी। क्या नज़र आ रहा है कि वाकई जहांगीर तरीन साहब का जो फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है? बाबर डोगर साहब, इसी से बिल्कुल बदल जाएगी सारी कहानी। देखिए उसामा साहब, पंजाब में तो जहांगीर तरीन फैक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अल्टीमेटली उनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने उनको इंगेज किया है और उनको हफीज शेख साहब ने फ़ोन किया, फवाद चौधरी जो थे उन्होंने भी उनको इंगेज किया और उसके बाद आप देखें कि वो लोग राजा रियाज साहब जो है कल उनका त्यारा उड़ा, फैसलाबाद गया, गो के वो बज़ाहिरन तो वहाँ पर दुआ मांगने गए थे, लेकिन वहाँ पर राजा रियाज साहब जो है उनका स्टेटमेंट आ गया कि मेरी पार्टी से इख्तिलाफात एक जगह पर, लेकिन जहांगीर तरीन ने मुझे कहा है कि जनाब पार्टी को वोट डालना है तो मैं पार्टी को वोट डालूँगा। तो जहांगीर तरीन के तो जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, लेकिन खाली जहांगीर तरीन फैक्टर ही काम नहीं आना। बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर बाप पार्टी है, वहाँ पर ओपनली पैसा चल रहा है।
KPK में पैसा बड़ा ओपनली चल रहा है। उसके बाद हम सिर्फ पंजाब तक महदूद हैं। पंजाब में तो चले ठीक है कि मैनेज होगा। उसके बाद सिंध में पे पार्टी की गवर्नमेंट है, जरदारी साहब वहाँ पर भी बुरा जोर लगा रहे हैं, वहाँ भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी मैक्सिमम सपोर्ट हासिल की जा सके। टोटल 22 वोटों का फर्क है दोनों के दरमियान। ये जरदारी वर्सेस तरीन हो चुका है इस वक्त इलेक्शन। टोटल 22 वोटों का फर्क है दोनों के दरमियान, और 22 में से अगर 12 वोट गिलानी साहब ले गए तो वो जीत जाएंगे, और अगर PTI मैनेज कर गई तो PTI जीत जाएगी। अब ये जो आपने बात की ना नोटों की, और इस पर तो इमरान खान साहब फिर कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मंडी लग चुकी है, सियासतदानों की मंडी लग चुकी है, ये वो कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि इस्लामाबाद में नोटों से भरे बैग आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ये ओपन बैलेटिंग का ना कह दे सुप्रीम कोर्ट, तो वो वहां पर बैठे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने, खालिद जावेद खान साहब ने कहा है कि दुबई में भी अब पेमेंट का सिलसिला शुरू हो गया और वहां जरा रेट ज्यादा है, चूंकि जो वहां पर कर रहे हैं वो भी अपना कमीशन ले रहे हैं। अब खरल साहब, जब ये सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान साहब फिर सही कहते हैं कि जी ये सारा करप्शन का पुराना जो दौर था उसने इतना बुरा हाल कर दिया, कैंसर की तरह ये खा गए हमारे इस सारे निज़ाम को, कि यहाँ सिर्फ दौलत है सियासत में और ऐवान बाला ये है, यानी कौमी असम्बली से भी ऊपर है जी सेनेट, जो पैसे लगाएगा अरबों रुपया, तो फिर वो अरबहा रुपया बनाएगा। ज़ाहिर है वहाँ जाकर वो कानून साजी इस तरह करवाएगा, अंदर की खबरें बाहर बता सकता है, कोई ऐसी कानून साजी नहीं होने देगा जिससे माफिया पे फर्क पड़े, चाहे पेट्रोलियम हो, गैस, बिजली माफिया हो, या फर्टिलाइजर माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, उनके लोग वहां पर करोड़ों रुपया लगा के जा सकते हैं, वो पॉलिसीज पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा खेल है कि तो इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं, क्या वो इसको खत्म कर सकें? वो कह रही सारी दौलत बाहर लूट कर ले गया ये शरीफ खानदान, और यहाँ से लूटते हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, तो दोहरा ये काम करते हैं। इतनी दौलत, इसाक डार साहब के बच्चे वहाँ जो कह रहे हैं वहाँ शहनशाह इस तरह नहीं रहते जिस तरह वो बरतानिया में रह रहे हैं, तो ये सब बातें सही हैं, ये सारी पैसे की गेम है। इसमें कोई बात भी मैं नहीं समझता कोई गलत है। क्या इसाक डार साहब के बच्चे जो HDS1 जो बड़े बड़े टावर हैं, वहाँ पे जो टैक्सी का जिस तरह लग्जरियस उनका बिजनेस है, और उसके बाद BBC में कहा एक घर है सिर्फ, वो भी पहले रुका जी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद कहा जी एक झूठे आदमी के उनके ऊपर तो मैं टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसे एक झूठे आदमी और को जिस तरह वो करते हैं, ये तो पूरा टब्बर ही चोरों का और झूठों का है पूरी। मैं अगर दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर नाम आएगा ना कि झूठों की फैमिली जो है, तो वो शरीफ फैमिली का, और ये जिस तरह ये डार वगैरह जो है इनके नाम आएगा उसमें, जितने झूठ इन्होंने बोले, कदम कदम पे झूठ, बात बात पे झूठ, कौन का इनसा झूठ गिनेंगे? वो एक लंबी उसके ऊपर डिबेट हो जाएगी। मरियम साहबा ने क्या कहा, हुसैन नवाज ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, इसाक डार ने क्या कहा, इन बंदों की बातों के ऊपर तो बात खत्म करना चाहते थे। करप्शन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था इसीलिए कि ओपन बैलेटिंग करवाएंगे हम सेनेट में भी, ताकि पैसा ना चले। जो करना चाहते तो अभी उनको क्या मौत पड़ गई है? अभी क्या उनको क्या हो गया? वो कहते हैं इस हुकूमत के होते हुए साफ सूंघ क्यों गया है? इस हुकूमत के होते हुए नहीं करेंगे। क्यों? हुकूमत के होते हुए जो एक अच्छा काम है अगर होता है आप करें तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अवाम कहेगी, सुप्रीम कोर्ट आपको अप्रिशिएट करेगी। उन्होंने आपको तो शर्म दिलाई है कि डूब मरने का मकाम है। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि आपने अपने ही मुआवजे से फिर गए आप, इसका क्या मतलब होता है? यानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब आपको कह रहे थे, दोनों पार्टी खड़ी थी, कि आपने तो खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए ये मुआहदे पर दस्तखत किए थे कि जनाब ये ओपन बैलेट होगा, तो अब आपको क्या मौत पड़ रही है? ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा, लेकिन यही बात है ना, इसका तर्जुमा तो ये निकलता है उनका कि आप अपने किए से फिर गए, आपकी कोई जुबान नहीं है, आपका कोई मुआहदा नहीं है। जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कुरान हदीस नहीं होता, ठीक है अभी कुरान हदीस नहीं होता, लेकिन मामला ये है कि क्या मुझे ये बताएं, ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, अपने वादों को वफा करो। कुरान के बारे में बात किया, फ्राडी, चोर, नौसरबाज, झूठे, टके मार, डाकू, फ्राडिये, उनके बारे में तो नहीं लिखा, उनके बारे में तो नहीं होगा। जो मनी लॉन्ड्रर हो, जो फ्रॉडी हो, जो ये मुझे बताइए सारे फ्रॉडी इलेक्शन सेनेट के पिछले इलेक्शन में कहां पर थे? तो डॉक्टर साहब आप बात फिर उधर ले गए, तो जो अगर गलत करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो फिर आप वन साइडेड है ना, मैं वन साइडेड पे आ गया। जब पिछला था उसको कब करें? जमीर के मुताबिक वोट डाल दिया तो उनके खिलाफ एक्शन ले, इलेक्शन कमीशन ले। जो बेजमीर लोग हैं उसको आप डाल देते हैं इलेक्शन ईवान की आप बात करते हैं, उसको तो ऐसा ईवान क्या मुकद्दस हो सकता है? सबने जमीर के मुताबिक वोट डाला। जो बंदा जब नोट लेके पीटीए के हक में फैसला आ जाए तो सारे वापस सर समझ नहीं आई, हक और बातिल की बात है।
हक और बातिल की बात है सर, आप ये बातिल नहीं कि जो नोट लेके बातिल नहीं का जो नोट लेके अभी 6 महीने पहले हक और बातिल नहीं था। मैं कहता हूं उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए ना, उसमें भी तो लॉयल्टी नून लीग को एक्शन लेना चाहिए, तो पैसा पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन होना तो चाहिए, उनको आपने उसमें भी कमेटी को बनाना चाहिए, उसको भी प्रूव होना चाहिए। ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, यही बात सुप्रीम कोर्ट में नून लीग क्यों नहीं उठाती, क्यों नहीं उठाती? जब वीडियो की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट तो कहती है आज का जो इलेक्शन है उसमें भी 100 मोटो होना चाहिए, उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट को जिम्मेदार रहना चाहिए। सर ब्रेक का लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की थी। सर लास्ट नोट लेके वोट देके जिस ईवान में पहुंचेगा, क्या वो ईवान मुकद्दस हो सकता है? उसको मुकद्दस कहना चाहिए। सर जब आगाज ही आपने जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, वजीर आजम कह रहा है और अपोजिशन को डिनाई नहीं कर रहे, 18 की वीडियो के ऊपर लेने वाले मार रहे हैं, देने वाले भी मार रहे हैं, तो मामला यह है कि वो भी साथ टैग करे। अच्छा, जो आप 18 के सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो बुनियाद की बात है, उसको भी विरोध का निशान बनाना चाहिए। मगर गुजारिश सुन लें, मैं इस चीज का मैं भी ये चाहता हूं कि ये मंडियां बंद होनी चाहिए। बंद हो कहते हैं, मैं भी ये चाहता हूं कि वो उसके लिए एग्जीक्यूशन होगी ना। मैं भी ये चाहता हूं कि ये पैसे वाला जो करप्शन वाला मामला, ये जो गंदे अंडे हैं, ये बाहर फेंके जाने चाहिए। तो फिर क्या, लेकिन ये इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए आएगा। ये नहीं है कि पीटीआई को पहला मारा तो उस वक्त मोरालिटी याद आ गई, क्या बेनिफिट लेना उस वक्त जनाब अगले इलेक्शन तक आपको यही हुकूमत रहेगी। नहीं अब इंतजार करेंगे पीटीआई की हुकूमत इलेक्शन में, क्या पीटीआई की हुकूमत होगी? अगर ये मंडियां बंद आज जो पंजाब में हुआ, आज गुजारिश सुन लेना में हुआ, सर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कब हुआ? उसकी भी जिम्मेदारी सर एक सेकंड अच्छा मेरी गुजारिश सर ब्रेक, इलेक्शन भी टेस्ट केस होना चाहिए। बाबर साहब चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कब हुआ? चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कितनी दफा मौका मिला, कितनी दफा इलेक्शन, क्योंकि हर 3 साल बाद सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, 6 साल करना चाहिए था। बदनीति थी इनकी। अब आप वेट करेंगे। अच्छा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सर अंदर की कहानी, ब्रेक के बाद अंदर की कहानी के पीडीएम ने क्या फैसला किया है, लॉन्ग मार्च नहीं और धरना है, किस तरह का धरना है, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ब्रेक के बाद। अब पता चला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब कहते रहे कि जनाब कुछ नहीं होना, इस्तीफे नहीं आने, वो वाकई नहीं आए। सेनेट के इलेक्शन में ये लोग जाएंगे, पहले तो सवाल नहीं पैदा होता था, ऐसे लगता था कि जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है सेनेट के इलेक्शन तो होने ही नहीं देंगे, दूर की बात है इलेक्ट्रल कॉलेज तोड़ देंगे, वो भी बातें इनकी ठीक हुई। लेकिन बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो अब धरना होने जा रहा है। पीडीएम ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च नाम होगा, नाम लॉन्ग मार्च होगा, असल में होगा धरना, और उसकी मुद्दत भी नहीं बता रहे। और साथ ये भी इंतजामात भी कि आज़ाद कश्मीर से किस तरह से लाना है, किसने ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा लोग लाएंगे, इस्लामाबाद पिंडी से ज़्यादा लोग आएंगे, अब ये डी चौक में है, फैज़ाबाद में है, ये भी फैसला छुपाया गया है, लेकिन सबको ड्यूटी सौंप दी गई हैं, पैसा अपना अपना है। ये एक बड़ी अच्छी बात आई है कि हर पार्टी अपना पैसा लगाएगी, एक दूसरे से नहीं लेगी। यानी अब फजलुर रहमान साहब को खुद अरेंज करना होगा इस पैसों का, JUI को, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसका मतलब है मैं ये नाकाम ही समझो फिर सर, ये आप मौलाना साहब खुद से पैसे लगाएंगे, पहले तो ऐसा कभी नहीं उन्होंने इस तरह का किया। नहीं, लेकिन साहब ज़ाहिरन तो यही कहेंगे ना कि हर एक पार्टी ने जो पॉलिसी आवाम को बताई जाएगी वो तो ये बताई जाएगी कि हर पार्टी जो है वो अपना अपना पैसा इस्तेमाल कर रही है जी। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ जो है, आपको पता है कि जब इस तरह उनको जिस चीज़ का उनको फ़ायदा हो रहा हो, अल्टीमेटली बेसिकली ये जो डिमांड थी धरने की या लॉन्ग मार्च की, ये PMLN की थी और मौलाना फजलुर रहमान की थी। और फिर पार्टी जो थी वो पहले दिन से ही वो ये चाह रही थी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ होनी चाहिए, आइन के अंदर रहते हुए हमें नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आनी चाहिए जी। वो अब जरदारी साहब ने इनसे, नवाज शरीफ से जो अब बात की है, वो इनको अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरा जोर लगाएं और हम पूरी एफर्ट करके गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवा देते हैं या गिलानी ये सीट जीत जाता है, तो इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान तहरीक लाना आसान हो जाएगा। अभी भी वो इनको ये सबज बाग दिखा रहे हैं। अच्छा। अब पता नहीं सेनेट का इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट वाकई गिलानी जीत जाते हैं
तो फिर एक चीज़ तो तय है कि ये लॉन्ग मार्च से पहले अदम इत्मीनान की तरफ जाएंगे और पार्टी पूरा जोर लगाएगी कि फ़िलहाल इसको अदम इत्मीनान को पहले लेके आए। अगर वो रिजल्ट नहीं देती तो फिर हम धरना कर लें। ठीक है असद खलील साहब, पीपल्स पार्टी होगी धरने में? नहीं, स्टीयरिंग कमेटी में तो फैसला हो गया नहीं सर, वो स्टीयरिंग कमेटी में वो ऐसे टोकन के तौर पे 2-4 बंदे अगर देखेंगे काफी तादाद है तो वो उसके चक्कर में। हाँ, ये बात आपकी सही है कि मशरूत उन्होंने कहा वो कमर ज़मान कि कार मुझे एक बात मशरूत बताएं, इस्तीफे मुझे एक बात दिए, बताएं, मोमेंटम बन गया, वहां जाकर देखेंगे मुझे एक चीज़ बताएं। इन्होंने कहा है कि जी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीज़न और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के बंदे जो हैं वो ज़्यादा जाएं। फिर पार्टी तो वहाँ पर है ही नहीं है। इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में एक राजा साहब की सीट है उनकी, वो जीते हैं। अदरवाइज वहाँ पर या तो मौलाना फजलुर रहमान की प्रेजेंस है या PMLN की प्रेजेंस सर। वो बेचारे तो कायरा साहब पर ही फिर बर्डन डलेगा, वो लाला मूसा से नहीं सर, राजा क्या नाम है उनका, राजा परवेज अशरफ जो है वो MNA की सीट जीते हैं वहाँ से, तो उन पे भी प्रेशर होगा। तो 4-5 हज़ार बंदे वो भी ले जाएंगे वहाँ से वो एक दिन के लिए, अगर बिलावल साहब आए तो लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो PMLN की है। अभी भी जो मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि गिलानी साहब को ये सीट दिलवाई जाए, या जो अदारे हैं वो इस पे अपना कुछ रोल प्ले करें। जो लग रहा है कि वो बार बार नवाशी से कर रहे हैं, ये जो धरने को साथ धरने को लेके चला जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि किस तरह से दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन अगर गिलानी साहब नहीं जीते तो फिर जरदारी साहब इसको एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर वो ना जीते, एक फैक्टर मरियम साहबा का है, ना दी गई मरियम साहबा की छोटी सी सर्जरी है, जलसा भी कर सकते हैं, हम धरना भी दे सकते हैं, हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। अच्छा, सकते हैं, करेंगे और सकते हैं, बस ये सकते में रहेंगे। 2023 तक तो ये सकते में रहेंगे। ये मैं आप बात लिख लें, नोट कर लें, रिकॉर्ड पे रख लें, नाजरीन भी देख रहे हैं जिस तरह पहले मैंने बातें की। अब मामला क्या है, आपने मरियम साहबा के ऊपर आप कह रहे हैं रिलाय कर, छोटी सी सर्जरी है सर जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हाँ जी बिल्कुल। अगर वो मजबूरन उनको जबरदस्ती बाहर भेजा जाता है, हाँ, क्या आपकी जान को खतरा है? हाँ जी, बांध के उनको बिल्कुल पैक करके भेज, पार्सल भेजा जाएगा उनको करके। नहीं, जिस तरह मियां साहब को भी तो मजबूर करना पड़ा ना, मियां साहब भी मजबूर हुए बाहर जाने में। जो मेरी इतलात हैं, अच्छा एक इमरान खान साहब तो उस पर स्टैंड लिए हुए हैं कि वो किसी सूरत में मरियम को बाहर नहीं जाने देंगे। साहब छोड़ दें इस चीज को। सब नहीं, जो एक दो मीटिंग्स हुई हैं PTI तो की, उसमें PTI के अंदर एक ऐसा ग्रुप था जो ये चाह रहा था कि मरियम को बाहर चले जाना। नहीं, इमरान खान साहब ने, लेकिन इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि अगर मरियम बाहर चली गई तो फिर PTI की सियासत तो खत्म हो जाएगी। तो वो हाँ, इमरान खान का ये ख्याल है कि उनका जो नैरेटिव है, उनका जो नजरिया है, उसके बावजूद चलेगी खत्म हो जाएगा। फिर अच्छा, धरने का क्या होगा? धरना, मेरा सवाल तो ये धरना क्या है, ये मरना है, ये मरने वाली बात है, धरना शरना को नहीं है। नहीं सर, अब मौसम भी ठीक हो गया है, जो बहुत सर्दी है, जो शिकें रखी है ना, जो शिकें रखी हैं कि लॉन्ग मार्च में शामिल हर जमात अपने कारकुनों का खर्चा उठाएगी। अब ये बड़ा मुश्किल भी तो उठाते हैं जो मुफ्त नसीब पीने वाले। वैसे मेरे नजदीक कराची में मेरे नजदीक इसका सारा ये डिपेंड करता है इस्लामाबाद में सेनेट के इलेक्शन। अच्छा, आगे अगर गिलानी साहब हार जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर नो कॉन्फिडेंस वाले मूव तो बिल्कुल। खैर साहब एक मिनट में, अगर गिलानी साहब हार जाते हैं फिर भी ये कामयाब नहीं, मेरा ठहरे मेरी बात तो सर सुन लें, कामयाबी या नाकामी का तो मुझे नहीं पता, तो फिर नो कॉन्फिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो तो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर सीक्रेट बैलेट में भी ये हार जाते हैं तो फिर शो ऑफ हैंड में तो इनको कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। तो फिर इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लॉन्ग मार्च या धरना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं बिलावल उस पे मैं ये पीपल्स पार्टी उसमें पीछे नहीं हट सकती। आसिफ अली जरदारी अनाउंस कर चुके हैं, बिलावल अनाउंस कर चुके हैं, जो मर्जी है, मैं कह रहा हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरा भी सुन लेंगे। मैं अनाउंस करके धरने में अनाउंस बड़ा कुछ होता है, जिस तरह धरने में छोड़ दिया अनाउंस तो 31 जनवरी नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम सेनेट में नहीं जाएंगे, जिमनी में नहीं करेंगे, छोड़ दें। अब मामला ये है डोगर साहब, गिलानी साहब जीते या हारे, ये धरना जो है ना ये इनका मरना साबित होगा। क्योंकि ये आपस में ना ये
पैसे देने के लिए कोई तैयार होगा। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी धरने में बैठ गई तो फिर इन्वेस्टर बहुत सारे आ सकते थे, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है, ठीक है। नून लीग की पंजाब वफाक में हुकूमत नहीं है, तो जब हुकूमत होती है बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, अपनी फाइलें निकलवाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए झोंक देते हैं, बड़े बड़े टाइकून मैदान में आ जाते हैं। जरदारी साहब के लिए अगर वो बैठेंगे, जो कि उन्होंने नहीं बैठना, तो फिर तो इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, खाना पीना भी चलना शुरू हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब जो 40 लाख की लस्सी बंदा पी जाए सरकारी खर्चे पे, उससे आप तो करें कि वो पहले 10 रुपए की पर्चियों वाला ड्रामा भी चला था। वो एक कामयाब धरना दे चुके हैं। अच्छा ठीक है, चले उसको मैं कामयाब नहीं कहता, वो कामयाब धरना दे चुके हैं, वो कामयाब है ना। अगर वो जिसको आप कामयाब कह रहे हैं वो कंटेनर देंगे, उसने उन्होंने 25-30 हजार बंदे लाके वहां पे बिठा दिया, और क्या कहें। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत गिराऊंगा, मैं इस्तीफा लेके जाऊंगा। हुकूमत तो ऐसा कोई भी नहीं गिरा सका, लेकिन धरना उन्होंने दिया, अब मामला दिखाया गया धरना दे सकते हैं। आप छोटा यार्ड ने कहा था ये मैं सारा मामला आ गया नून लीग के ऊपर। नून लीग ने कहा धरना जो है आपने मीनार पाकिस्तान में देख लिया, जो उनका मरना हुआ था। यानी नून लीग का जिसने पीडीएम की कमर तोड़ के रख दी, पूरा जोर लगाया नून लीग ने। डोगर साहब आपको पार्टी जो जलसों के लिए यहाँ पे मीनारे 1000 रुपया को देता नहीं, इनको फंड लाख लाख रुपया मांगते हैं, 500-500 रुपया देने के तैयार नहीं है कोई। आप कह रहे हैं वहां पे इंतजाम शराब बंदे इकट्ठे करेंगे, मरियम साहब आप कह रहे हैं बाहर, और वो बाहर चली जाएंगी अगर चाहेंगी। मैं बार बार अगर मरियम साहिबा अगर वो चाहें और बीमारी का जानवर बहाना है, जिस तरह इमरान खान साहब को मजबूरन नवाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से सिला रहमी जो है उनको उनके दिल को नरम है, अब मरियम साहबा की अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मरियम की उनकी जान को खतरा है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे वो बढ़ तो सकती है, खुदा ना करे, कोई बीमारी नहीं है ना करे। देखिए वो नरम गोशा रखते हैं, ये आप बात कंप्रोमाइज को नहीं कर सकते। जो मेरी इतलात है, अगर इमरान खान साहब इस पे एग्री नहीं हो सर, अभी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं एग्री कि अगर उनकी ना हुई तो फिर अब मरियम के जान को खतरा हुआ से मरियम के प्लान जो है वो 2000 तक तो नहीं आ सकते। अच्छा सर साहब, मैं अब सर्जरी पे स्किन सर्जरी पे मरियम के प्लेटलेट 2000 तक तो नहीं सर, वो खुदा न खास्ता बिगड़ भी सकता है मामला। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बिजली की कीमतों को ब्रेक नहीं लग रही, 92 पैसे फिर बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हर दफ़ा कहते हैं कि आम आदमी उनकी तरजीह है और उसको सहूलत देना, महंगाई को कंट्रोल करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उनके कंट्रोल में ये चीज़ें आ नहीं रही। अब 92 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफे के लिए कह दिया है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने और नेपरा को दरख्वास्त जमा करा दी है, और नेपरा हमेशा आपको पता है कि फिर बिजली की कीमत बढ़ा देता है। अब मजबूरी ये जाहिर की जा रही है कि जी बिजली बनी महंगी रही है, 27 पैसे फ़ी यूनिट बिजली लाइन लॉसेस की नज़र हो गई है। जनवरी में अगर बताएं तो 18 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट 18 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट महंगी बिजली बनी है डीजल से। फर्नेस ऑयल से 12 रुपये 34 पैसे की बनी, फिर LNG से 8 रुपये, कुदरती गैस से 7 रुपये की बनी है। तो अब चूँकि सिर्फ फ्यूल की लागत जो आई है, फ्यूल की लागत वो था कि तकरीबन 5 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट फ्यूल की लागत आएगी, यानी इतना फ्यूल इस्तेमाल होगा 1 यूनिट बिजली बनाने पे, बाकी खर्चा वगैरह वो अलग करके तो वो कीमत ऊपर चली जाती है, लेकिन वो आ गई जी 6 रुपये 68 पैसे। तो खरल साहब अब क्या करें, कोई हाल क्या है नहीं इसका? 403 रुपये फ्रिज को दे दे, ठीक है, 92 रुपये पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दें, गैस की कीमतों में मज़ीद जो है आप इजाफा करें, बिजली चोरों को मज़ीद आप रिवार्ड और 17 इम्तियाज़ दें। मैं उसामा साहब यहाँ बैठ के ये बात कर रहा हूँ, ये स्पीकर कौमी असम्बली के सामने गवर्नर हाउस में बैठ के मैंने की असद कैसर साहब के सामने, वहाँ पे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, आरिफ निज़ामी साहब भी थे, वो भी इसके विटनेस, और भी कुछ लोग थे। मैंने उनको बताया कि पंजाब के अंदर, और मोहसिन जाफर लगारी साहब जो हमारे इरीगेशन यहाँ पे मिनिस्टर हैं, उनके भी ये नोटिस में, क्यूबी लिंक नहर के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज चाहती हैं कि हम जगह जगह पे बिजली हाइडल के ज़रिए पैदा करना चाहते हैं। ठीक, नेपरा ये कहता है कि हम आपको सस्ते से सस्ता अप फ्रंट जो टैरिफ है ना, वो कहते हैं हम नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत जो है ये चाहती है कि बिजली बने। KPK में इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लगाएंगे जनाब, वो अब दूसरी मरतबा उनकी टर्न आ गई, पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में है, मरकज़ में है। मुझे ये बताएं कि अगर हाइडल पावर 60,000 मेगावाट, बहुत मोहताज अंदाजे से मैं कह रहा हूँ, अभी तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंशन है, ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर जो है उन्होंने, उनका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है,
यहाँ पे माफियाज है, सुन ले, सिर्फ कोल्लू के अंदर, कोल्लू के क्यों उसको नहीं चलने दिया जाएगा ना? कोल्लू जो सिर्फ है ना डेरा बुगटे के साथ कोल्लू का एक ब्लॉक है। ये स्टडी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में LNG मेगा करप्शन केस जो 29/18 जिसमें शाहिद खान अब्बासी उसमें अंदर लगाई है मैंने, ये रिपोर्ट है बगैर अथेंटिक इदारे की, उसमें उन्होंने बताया कि 100 साल तक जो हमारी मौजूदा जरूरत है ना और उसकी जो डिमांड सप्लाई में इजाफा होता जाएगा, 100 साल तक सिर्फ ये कोल्लू से हम गैस की जरूरत पूरी कर सकते हैं। और इतने खरब और इतने अरब जो है रुपए और खरब रुपए और इतने अरब डॉलर जो है उसकी गैस जो है हम पैदा कर सकते हैं। ऑयल के कुएं, आप डोगर साहब की दुखती OGDCL ऑयल के कुओं से हम तेल नहीं निकालते, रिफाइनरीज हम बंद करेंगे, हम बिजली पानी से महंगी सस्ती नहीं बनाएंगे, हम हाइडल का काम नहीं करने देंगे, हम गैस जमीन से नहीं निकालेंगे, हम तेल जमीन से नहीं निकालेंगे, हम बाहर से LNG मंगाएंगे ताकि हमें कमीशन आए। वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की। अब आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, जब क्या अब फ्यूल आपने रोक लिया, गैस की आप क्यों नहीं दी? $60 फी बैरल पर चला गया। अब ये बुलंद तरीन सतह, तो मामला ये है कि अब तो इमरान खान साहब को किसी ने नहीं रोका ना, अब तो मरकज में उनके पास हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। और इसमें तो कोई हाइडल लगाने से छड़ी नहीं है को मैं घुमाऊं हाइडल, मैं कहता हूं मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, मेरे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उनकी सारी बनी हुई है। बाबर साहब, ननकाना के साथ जो अपर गुगेरा है वहां पे उनकी एक्वायर हुई है जमीन, 8-10 साल हो गए वो टकरे मार रहे हैं। वो कहते हैं इतना ताकतवर माफिया है। और नेपरा के अंदर जो काली भेड़ें बैठी है वो IPP वाले कहते हैं कि अगर हाइडल बिजली सस्ती आपने बनानी शुरू करवा दी जी, अगर आपने उनको टैरिफ सस्ता दे दिया तो फिर हम मंथली आपको कैसे देंगे? सर मैं करता हूं, हमारा तो शेयर रिड्यूस होता जाएगा। आप ये खबर भी तो देखें ना कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा मसला बिजली का महंगा होना है, लेकिन ये इसलिए भी है, इसके साथ उतना ही बड़ा मसला ये है कि जो कैपेसिटी चार्ज, यानी आप जायद जो बिजली बन रही है, यानी कैपेसिटी ज्यादा हो गई, अब उतनी जरूरत नहीं है, आप उतनी खरीद ही नहीं रहे या जरूरत नहीं आगे, अब पीछे बना ले, अब आप मजीद वो लगा देंगे, क्यों नहीं बना रहे? खरीदनी IPP से तो आपको हर तरह खरीदनी है। मसला ये है कि अब जरूरत से ज्यादा बिजली बनाने के आपके पास कारखाने लग गए हैं और उनको आपने पेमेंट करनी है, आप कह रहे हैं आप मजीद लगा दो, वो पहले जो है उनको तो पहले भुगता लें, हम नए लगाएंगे, अब डैमों का छोटे डैम बनाएंगे, वो नहीं बने। बाबर साहब इसमें ये भी शामिल कर लें, 48 रुपये फी किलो घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। अब हफीज शेख साहब आटा भी महंगा हो गया है, रोटी भी महंगी हो गई। हफीज शेख साहब ने आज अप्रूवल दी है घी महंगा करने की, शायद 175 रुपये था और 200 रुपये कर दिया गया। बड़े फखर से वो ये अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो उसामा साहब अभी आप ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती। यकीन जाने यहाँ पे 22 करोड़ आवाम को रात को नींद नहीं आती जब बिजली का बिल जो है वो 20,000 रुपये आ जाता है, जब गैस का बिल 20,000 आ जाता है और टोटल तनख्वाह 30,000 होती है, और जब पेट्रोल के पैसे जेब में नहीं होते, 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे जेब में नहीं होते, तो लोग रात को नींद नहीं ले पाते, नहीं सो पाते। तो कमर में इसलिए PM साहब कह रहे थे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, 90% आबादी का यही हाल है। तो वो जो आबादी है और गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि जो टैक्स है वो आम आवाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए। ये सबसे आसान है क्योंकि वो कीड़े मकोड़े हैं, वो उधर से कोई आवाज़ नहीं आएगी, वो कोई चीखेगा नहीं, कोई माफिया नहीं है, अरबों रुपए का हेर फेर नहीं होगा। बड़ी बड़ी जो माफियाज हैं, तगड़े लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के इधर उधर बैठे हुए हैं, कोई एडवाइज़र हैं, कोई स्पेशल असिस्टेंट हैं, और वो अपने ऊपर तो 1 रुपया नहीं आने देते। सब्सिडीज़ वो खाई जा रही हैं, उसके बाद सब्सिडी खाने के बाद फर्टिलाइजर माफिया सब फर्टिलाइजेशन सारे खरल साहब और जो घी का डॉक्टर साहब एक और अपडेट कर दो, घी आपने कम रेट बताया, मैं सब्सिडी 200-300 रुपए से नहीं, और जब टैक्स देने की बात आती है उस वक्त वो तो रिफंड लेते हैं, टैक्स वो लेने नहीं देते, रिफंड लेते हैं अरबों के। वो इसलिए कहते हैं कि अगर इतनी बिजली महंगी आप हमें बेचेंगे तो हम जो बनाएंगे वो और ज्यादा महंगा बिकेगा, फर्टिलाइजर और ज्यादा महंगा होगा, किसान को महंगा। तो आप हाइडल बनाए ना, आप बनाए, आप हाइडल पहले ज्यादा बिजली, पहले ज्यादा आपने वो खरीदनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप IPP से कुछ नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट मुद्दत पूरी होने वाली है, बंद नहीं पड़ा, आपने उसको पैसे देने हैं, आपने लिख कर दिया आप उसको पैसे देंगे, वो बंद पड़ा है, अब आपने पैसे देने। ऐसी बात नहीं होती सर, ऐसे ही है, लिखा हुआ है सर, इसके पैसे चलाना पड़ेगा सर, लिख कर दिया हुआ है, मैं आपको एग्रीमेंट मुझे पता है। तो लेकिन मसला ये है कि उनको 70 आप कभी ₹5 में इन्वेस्ट करके
आप डॉलर में प्रॉफिट ले सकते हैं। नए मुआहदे हुए हैं, नए मुआहदे हुए हैं। ये वो सब ड्रामा है। नहीं, इस गवर्नमेंट ने किया है। आप डॉलर में नहीं होगा। माफिया के साथ नैब मिला हुआ है। ये चेयरमैन नैब और सारा नैब का इदारा उसको मामू बनाया गया है। मैं कहता हूं, रिकॉर्ड पे कहता हूं, ये करें चैलेंज, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं। ये सब फराडी के साथ मिलके कार्डनाइजेशन मजबूत हो गई। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ कहता है मैंने इतने सौ अरब बचा लिया, मैंने इतने सौ अरब बचा लिया। वो कल मैं प्रेस रिलीज देख रहा था कि 45 अरब की हमने बचत कर ली। अब कौन सी बचत भाई, किधर है? अब आपने कर लिया। वजीर आजम ये कहते हैं 403 अरब लेना था, उन्होंने ड्रामा किया। 47 आईपीपी ने नैब से एलामिया जारी करा दिया, 403 अरब खींच लेंगे। वजीर आजम कहते हैं कि सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है, सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान तो में आप सस्ती बिजली पानी से ही बन सकती है, वो नहीं आप बनाएंगे सर। डैम बनाने देंगे, अब डैम बना रहे हैं, डैम छोटे छोटे पूरी क्यूब लिंक पे बनाए, अपर गुगेरा पे बनाए, आप दरियाओं पे बनाए, नहरों पे बनाए, पूरे पाकिस्तान बनाए। सर पहले पिछलों को तो भुगत रहे हैं, ये तो किसी तरह से तो निकले रहे। वो 403 अरब रुपया का बड़ी मुश्किल से बनाया साहब ने, जो 403 अरब किसका हमारे खून से हड्डियों से निकाल के आईपीपी को दिया जा रहा है, IMF से लेके आईपीपी को दिया जा रहा है। वो माफिया है, उनका जरा कद नापे, गर्दने नापे जरा, जो आईपीपी के माफिया बैठे हैं। और हुकूमत के जो सब्सिडी आप बात करें, किसानों को नहीं मिलती, खाद वालों को मिलती है, माफिया को, फर्टिलाइजर को मिलती है। हम मुझे पूछे किसानों के साथ क्या होता है? ये सारे ड्रामे होते हैं जो इश्तिहारों चलते हैं कि जनाब आज प्राइम मिनिस्टर जो थे, आज गाजी ब्रोथा पे वो किसानों से वहां पर मिले, वो तो बेनजीर के दौर का सोना है। आज नहीं सर, सुन तो लें, किसानों ने उनको बताया कि उनकी कॉस्ट क्या आती है और उनसे किस कीमत पे उनसे उनकी प्रोडक्ट खरीदी जाती है और जो मार्केट में बिक रही है। इमरान खान साहब ने जब उनके मुंह से सुना तो वो हैरान रह गए कि जनाब आपकी प्रोडक्ट जो सारी चीज़ें डाल के इतने में खरीद रहे हैं और इतने महंगे बेच रहे हैं और दरमियान में मिडलमैन सारा कुछ खाई जा रहा है। तो वो हैरान रह गए। सर मैं आपसे गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरा तो सवाल ये है कि हमारी इंतजामिया का इमरान खान साहब की जरी जमीन है थोड़ी सी, आपने कम बताई। 203 रुपए फी किलो से बढ़कर 251 रुपए किलो हो गई। ऑयल की कीमत 244 रुपए से बढ़कर 273 रुपए हो गई है। आटे की कीमत में वो सही कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस ना लेना, तेरी मेहरबानी है। नहीं लिया अभी उन्होंने नहीं लिया। उसके बावजूद मामला ये है कि आप ये ड्रामे होते हैं। अब आपने बात करते हैं नीले पीले कागज दिखाते हैं बुजदार साहब जाके वहां पे कि जनाब ट्रैक्टर पे ये सब्सिडी दे दी, ये हमने जिम्मेदार को सब्सिडी दे दी, ये कर दिया। जितनी ये सब ड्रामेबाजी, अब किसी जिले में जाके पूछे, जब मैं पूछा वो कहते खत्म हो चुकी है, इस जिला ये अप्लाई नहीं करता, इश्तेहार पूरे छाप देते हैं, ड्रामा पूरा ट्रैक्टर है आगे कुछ भी नहीं। क्या 2.5 बंदों को ट्रैक्टर दे दिए, 22 करोड़ अवाम में, 9-10 करोड़ अवाम है पंजाब की, कितने को ट्रैक्टर मिले? 10 बंदों को ट्रैक्टर दे के चाबियां दे के आप आ जाते और पीछे ड्रामा चल रहा है। ये इतना जो जिस तरह 244 अरब का फ्रॉड पैकेज था किसान का जो शहबाज शरीफ ने किया, वो आगे कुछ भी नहीं किया। तरीन साहब को 300 रुपए की तो बारदाने की एक बोरी मिल रही है किसान को। किसान किधर जाए? 300 रुपए की एक बारदाने की बोरी मिल रही है। अल्लाह करे कि वक्त पाकिस्तान में जल्द आए कि जब वाकई महंगाई जो है वो कंट्रोल हो चुकी हो, बिजली सस्ती हो, लोगों को रोजगार भी मिले और लोग सुख का और माफिया से अल्लाह हमें निजात दिलाए। आमीन आमीन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।